वेलकम बैक टू अवर 20% सीरीज। आज में हम 20% सीरीज का है हमारा इवनिंग का आवर नंबर 9, जिसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स, जिसमें उसका है लेक्चर नंबर 5। और इसमें आज हम देखने वाले हैं स्पॉन्टेनिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है बच्चों, स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी मतलब क्या? स्पॉन्टेनिटी स्पॉन्टेनिटी मतलब स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। हमारे डे टू डे लाइफ में दो तरह की रिएक्शन होती है। एक वो होती है जो खुद होके होती है, और एक वो होती है जो नहीं होती है, खुद होके नहीं होती है। बहुत सारी प्रोसेसेस है। जैसे पढ़ाई करना हम खुद होके नहीं करते, है ना, लेकिन सोना हम खुद होके सोते हैं, खाना हम खुद होके खाते हैं, गाली देना खुद होके, किसी ने पढ़ाया नहीं, किसी ने बोला नहीं, खुद होके देते हैं। ऐसे इतनी सारी बातें हैं जो हम कैसे करते हैं, खुद होके करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप? इतनी सारी बातें जो हम खुद होके करते हैं, जो हम खुद होके करते हैं उसको कहते हैं कौन सी प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और जो खुद होके नहीं करते उसको कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। छुट्टी हम खुद होके मारते हैं, बराबर। सो दैट इज विच प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस मतलब, अब स्पॉन्टेनियस भी दो तरह की होती है। एक जो खुद होके शुरू भी हो जाती है और खुद ही होके होती है। एक दूसरी होती है जो खुद होके शुरू नहीं होती, लेकिन एक बार की शुरू हो गई तो खुद होके चलती रहती है। तो टू टाइप्स ऑफ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर देयर। एक जिसको जरूरत है काय की प्रॉपर इनिशिएशन की। जैसे मेरे हाथ में ये है कैंडल, और ये है इसको, ये कैंडल जलेंगी तब तक नहीं, ये कैंडल जलेंगी तब तक नहीं जब तक हम इसको जलाएंगे नहीं, बराबर। और एक बार काम ने इसके 2-3 मॉलिक्यूल को जला दिए, बाकी की ये खुद होके जलती रहेंगी। और इसीलिए दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बट इट हैज अ नीड ऑफ प्रॉपर इनिशिएशन। लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में इतनी सारी प्रोसेसेस है बच्चों। जैसे हम मोबाइल को लगाते हैं लैपटॉप को डेटा ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन भाई खुद होके क्या करने लगता है? चार्ज। खुद होके चार्जिंग शुरू हो जाती है उसकी। तो दैट इज विच प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस। क्योंकि मोबाइल की बड़ी छोटी होती है और लैपटॉप की बड़ी होती है, क्या? बैटरी। और इसलिए उसका पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। तो व्हेन द लोअर पोटेंशियल बैटरी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद हायर पोटेंशियल बैटरी, देयर इज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। There is a spontaneous flow from high potential to low potential, and as there is a spontaneous flow from high potential to low potential, that process is a which process? Spontaneous process. And as that process is a spontaneous process, so keep in your mind we have the two types of the processes. ठीक है, that process is a spontaneous. कोई जार लगा दिया, चालू फ्लो होना। डू यू अंडरस्टैंड? एक नहीं, दो नहीं, हजारों एग्जांपल्स हमारे पास है। So how I can define the spontaneous process? Spontaneous process किसको कहेंगे? The process which has a natural tendency to occur either of its own or after proper initiation. ऐसी प्रोसेस जिसकी खुद होके टेंडेंसी है टू अकर either of its own or after proper initiation. ठीक है, so process which has a tendency to occur either of its own or after proper initiation. The process which has a tendency to occur either of its own or after proper initiation is called which process? Spontaneous process. It's called which process? Spontaneous process. What do you mean by this spontaneous process? Do you understand? The process which has a tendency to occur either of its own or after proper initiation, that process is called spontaneous process. And second, इसमें दो तरह के हैं। एक जो खुद होके शुरू होती है, तो हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, हायर लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है, second, flow of electricity
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, flow of electricity from high potential to low potential. Again we can say flow of air or diffusion of gas from high pressure to low pressure. So there are the several examples of the spontaneous process जो खुद होके हो जाती है, उसको कोई इनिशिएशन की भी जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस है जिनको विच हैज अ नीड ऑफ प्रॉपर इनिशिएशन। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है विच हैज अ नीड ऑफ प्रॉपर इनिशिएशन, ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, जिसको इनिशिएशन की जरूरत है, इनिशिएशन की जरूरत है, उसका एग्जांपल में हम ले सकते हैं क्या, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, इसको इनिशिएशन की जरूरत है। दूसरा बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ गैस, हमारे घर में जो गैस हम जलाते हैं, ठीक है, वो गैस जब जलती है बच्चों तो खुद होके नहीं जलती, नहीं ऑन किया, आजकल निकले वैसे भी लाइटर की चालू किया तो हो जाता है, लेकिन पहले उसके 2-4 मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ता है, जलाना पड़ता है। बाकी के खुद होके फिर जब तक चालू रखेंगे तब तक जलते रहेंगे, लेकिन पहले अगर तुमने 2-3 को नहीं जलाया तो गैस पूरी वेस्ट, और कहा जिसको फिर उधर आग मिलेंगी किधर भड़केंगी कोई गारंटी नहीं है, और इसीलिए 2-4 को जलाना पड़ता है पहले के, ठीक है, तो उसको भी जब तक नहीं जलाएंगे तब तक बाकी के जलेंगे नहीं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2 गैस, H2 and O2 gas combine to form H2O liquid, but it has a need of electric spark, इसको जरूरत है, क्या की जरूरत है इसको, इलेक्ट्रिक स्पार्क की। इट हैज a need of which spark, electric spark. H2 gas plus half O2 gas, it forms the H2O liquid and it has a need of which spark, electric spark. इसको इलेक्ट्रिक स्पार्क की जरूरत है, जब H2 गैस हाफ O2 गैस के साथ रिएक्ट होगा तो इलेक्ट्रिक स्पार्क जब तक नहीं मिलता, तो दीज आर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विद प्रॉपर इनिशिएशन। एंड थर्ड इज अ विच प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। थर्ड इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। What is the non-spontaneous process? Non-spontaneous processes इनकी उल्टी, सबको उल्टी कर दो तो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, मतलब क्या है, हम जैसे पानी ऊपर से नीचे कूद होके आता है लेकिन नीचे से ऊपर कूद होके नहीं जाता, तो इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस। तो फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, सेम मोबाइल से लैपटॉप चार्ज नहीं होगा, चाहे लैपटॉप ड्राई क्यों ना हो, मतलब ड्राई समझते हो ना, पूरा खत्म हो गया और मोबाइल फुल चार्ज है, अब लगाओ, लैपटॉप चार्ज होगा नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड? सो देयर इज व्हाट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल नहीं होता है ना। बलून, हवा की बाहर की गैस खुद होके बलून में नहीं जाती, लेकिन बलून फूटे बराबर उसके अंदर की गैस खुद होके कहा जाती है बाहर, क्योंकि बलून के अंदर प्रेशर कैसा रहता है, ज्यादा, है ना, इसलिए देयर इज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द गैस, there is a spontaneous diffusion of the gas from high pressure to low pressure। लेकिन बाहर की गैस अंदर डालनी है तो कैसी जाएंगी, स्पॉन्टेनियसली नहीं जाती, कैसी जाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। डू यू अंडरस्टैंड? सो फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सॉरी लो प्रेशर टू हाई प्रेशर इज आल्सो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो उल्टा कर लेना, कर लोगे। सो दिस इज अबाउट द 3 types of the processes we have seen। One is a spontaneous, another is a non-spontaneous. Do you understand? After discussing these spontaneous and non-spontaneous processes, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है सारे लोग? So we can have these 2 types of the processes. One is a spontaneous process, another is a non-spontaneous process. After having that, now we are discussing the very important thing, that is the condition. Condition for spontaneity, condition for spontaneity, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या कंडीशन है, तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी की सबसे पहली कंडीशन, लोगों ने बहुत सारे लोगों का ना स्टडी किया,
स्टडी करने के बाद उनको पता चला कि ये कौन सी चीज खुद होके करते हैं, जो चीज ये खुद होके करते हैं वो देखो, है ना। पता चला वो वर्धा में आए, वर्धा के बच्चों को देखा कि यार जैसे भी गए क्लास में गए बराबर क्या कर गए, क्या किए, सो गए सो गए। क्लास में आए बराबर क्या किए, खुद होके बैठ गए। क्यों, खड़े क्यों नहीं रहे, क्योंकि बैठने के बाद वो कैसा महसूस करते हैं, स्टेबल, है ना। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बच्चे जिस जिस चीज में क्या बढ़ती है, स्टेबिलिटी, वो कैसे कर रहे हैं, खुद होके कर रहे हैं। और बच्चे नहीं, पेन को छोड़ के देखा, बेचारा नीचे चला गया, क्योंकि उसको पता है नीचे बैठने के लिए हाथ है और वहां पे मैं क्या हो जाऊंगा, स्टेबल। और इसीलिए उन्होंने, वो कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने देखा कि हर कोई खुद होके क्या करने की कोशिश कर रहा है, स्टेबल। और इसीलिए वो खुद होके अपनी क्या बढ़ा रहा है, स्टेबिलिटी। अगर उसकी क्या बढ़ रही है, स्टेबिलिटी, मतलब क्या कम हो रही है, एनर्जी। its stability increases and its energy decreases, there is a loss of energy, ठीक है। stability increases, energy decreases, ठीक है। अब as there is a decrease in the energy, तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है मतलब एनर्जी कम हो रही है, मतलब एनर्जी बाहर जा रही है। एनर्जी जिस प्रोसेस में बाहर जाती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड विच प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस का डेल्टा एच कैसा रहता है, नेगेटिव। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जिस प्रोसेस में स्टेबिलिटी बढ़ेगी वो प्रोसेस कैसी रहेंगी, स्पॉन्टेनियस, बराबर। और वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बढ़ेगी मतलब जिसमें क्या बढ़ेगी, उसकी स्टेबिलिटी। और अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो डेल्टा एच कैसा रहेगा, नेगेटिव। और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले कंडीशन दी स्पॉन्टेनिटी के लिए कि व्हेन डेल्टा एच इज नेगेटिव द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। व्हेन द डेल्टा एच इज नेगेटिव द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया गया इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी, इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी, ठीक है। जब रिएक्शन कैसी रहती है, एक्सोथर्मिक, और डेल्टा एच रहेगा नेगेटिव, तो उन्होंने कहा कि प्रोसेस कैसी रहेंगी, स्पॉन्टेनियस। क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं और किसी को बोला है बेटा खड़ा रहे, थोड़ा सा ये बता, तो बेटा मी का मी ऐसा पूछता है, अच्छा मनस म्हणताय का, ओके, तो अरे तुलाच उभा राहा, ठीक है, काऊन का केलं, अरे तू लिहून न राहिला, तू सांग, इतना बोलने के बाद खड़ा होता है। और वही अब बैठे खड़े, बैठने को बोला, ऐसे किया, फट से बैठ जाते हैं सारे। ये नहीं बोलते, तब नहीं पूछते मी का, मी नाही, मी काऊन बसू बोलते उभं ठेवलं होतं, नो वन, नथिंग इज गोइंग टू आस्क, सीधा बैठ जाते। क्यों, क्योंकि बैठने के बाद क्या होती है, स्टेबिलिटी, खुद होके करते हैं, खड़ा खुद होके नहीं रहते। सेम इज द कंडीशन हियर कि जिस प्रोसेस में खड़ा रहने के लिए क्या लगती है, एनर्जी, है ना, और एनर्जी बढ़ती है, और इसीलिए वो प्रोसेस कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, या सीधी सीधी बात, ठीक है, जिसमें स्टेबिलिटी कम होती है वो प्रोसेस कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और इसीलिए नॉन स्पॉन्टेनियस की कंडीशन क्या रहेगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस की कंडीशन रहेंगी डेल्टा एच पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव, दैट इज द रिएक्शन शुड बी एंडोथर्मिक। व्हेन द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक मतलब उसको एनर्जी खिलानी पड़ रही है, तो दैट प्रोसेस इज व्हाट, नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसे दो कंडीशन दी गई बच्चों। अब इसको बहुत सारे लोगों को समझता नहीं यार, एक आधी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, सॉरी उसका डेल्टा एच पॉजिटिव है कि नेगेटिव। उसके लिए एक छोटी सी चीज आप ध्यान में रखना है कि कोई प्रोसेस होते समय अगर उसने उसको गर्म करना पड़ रहा है, गर्म करना पड़ रहा है मतलब ही हैज द नीड ऑफ एनर्जी, तो वो एनर्जी क्या कर रहा है, मांग रहा है, बराबर, एनर्जी मांग रहा है, ले रहा है, खा रहा है, एनर्जी खा रहा है मतलब आने दो, क्या, हीट, एंडो आने दो, क्या, थर्मो मतलब हीट, वो खा रहा है, तो दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, और उसका डेल्टा एच क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो सीधी सीधी बात, कोई प्रोसेस होते समय अगर हम उसको गर्म कर रहे हैं, ऐसा गर्म कर रहेंगे ना, ध्यान में रखना, कोई प्रोसेस होते समय अगर गर्म करने की आवश्यकता पड़ी मतलब दैट प्रोसेस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। सब बच्चे खुद होके इधर देख रहे,
अगर कोई बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वो खुद के इधर नहीं देख रहे, बराबर, तो उनके कान के नीचे जोरदार लगाई, तब जाके वो गर्म हो गए। वो बोलते हम ऐसे नहीं ध्यान में, हम ऐसे नहीं देखेंगे, हमको गर्म करो पहले, ठीक है। तो फिर उनके कान के नीचे एक दी, तो उनका डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव, और रिएक्शन कैसी थी, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब गर्म किया तो वो देखने लगे इधर, ठीक है। सो कीप इन योर माइंड, दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, एंडोथर्मिक। गर्म किया तो एंडोथर्मिक, ठंडा किया तो एक्सोथर्मिक। सीधी बात, सीधी 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 बात, ठीक है। अब मुझे बताओ, हैव यू सीन आइस इन योर लाइफ? Yes or no? Yes. Here we are not some, what we can say, है कुछ मतिमंद बच्चे कि they have not seen the ice. Sorry, we can, yes. What बर्फ. Okay. Oh, some Balwadi students are there, so they don't know the meaning of the word ice. So we can say बर्फ. So have you seen this? Yes. And the process of conversion of this ice into water, process of conversion of ice into water. I want to know, आइस का पानी बनाना है, गर्म करना पड़ेगा कि ठंडा? अभी मैंने बताया गर्म तो एंडोथर्मिक एंड डेल्टा एच पॉजिटिव. So for this process delta H is positive, and we have taken this बर्फ in our वर्धा MH32, ठीक है, we have taken this बर्फ in वर्धा. Now what happened, you see in our वर्धा, ठीक है, MH32, आप गए थे खाने क्या, आइस गोला, ठीक है. अब किसके साथ गए थे मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है. बातों में इतने उलझे थे कि आइस गोला लिया था, आप बात ही कर रहे थे गोले का, जब सिर्फ क्या बची थी, काड़ी. पूरा आइस गोला क्या हो गया, पिघल गया, मेल्ट हो गया. दोपहर के 12 बजे की बात थी, बराबर. पूरा खुद होके ice is converted into liquid. So it is a which process, practically spontaneous in वर्धा. वर्धा में ये प्रोसेस कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस. लेकिन आप जब कहा गए थे, जम्मू कश्मीर, वो भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी महीने में, ठीक है, तिकडे होते 4 महीने, ठीक है. सो वहां पे आपने आइस गोला लिया, और वहां पे आपने आइस गोला लिया, और फिर देखा कि आप 3 घंटे से बातें कर रहे, लेकिन गोले का गोला ही रह गया, उसका पानी नहीं बना. तो वहां पे ये प्रोसेस कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस. मतलब ऐसा तो है, आइस का पानी बनाना है तो वहां पे भी हीट एब्जॉर्ब भी करनी पड़ेगी, मतलब वहां पे भी डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव. बट प्रैक्टिकली वहां पे प्रोसेस कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस. अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा कि जब डेल्टा एच निगेटिव रहेगा तो वो कैसी रहेंगी, स्पॉन्टेनियस, और पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस. तो वर्धा में हमने देखा कि डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव, तो रिएक्शन कैसी होनी चाहिए थी, नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन कैसी थी, स्पॉन्टेनियस. वर्धा में कॉन्सेप्ट फेल. लेकिन जब जम्मू कश्मीर जाके देखा तो अकॉर्डिंग टू द, मतलब पहले तो रिएक्शन ऐसी हो रही तो डेल्टा एच इज पॉजिटिव, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट रिएक्शन शुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस, and practically also non-spontaneous concept pass in Jammu Kashmir, but this concept fail in वर्धा. यार वर्धा में रह के वर्धा में अगर कॉन्सेप्ट फेल हो जाए तो क्या ही उसका वो रह गया, बराबर. और इसीलिए वर्धा के लिए कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा, ठीक है. तो चले गए फिर जेएसएम, और देखे जेएसएम ही नहीं, बाकी भी और जो भी ट्यूशंस होंगी सब देखी. देखा वर्धा के बच्चों की खासियत,
बोला इन्हीं को देख के बनाएंगे नया कॉन्सेप्ट वर्धा के लिए, टू एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। तो गए वो अलग अलग ट्यूशंस, देखा बच्चे बैठे हैं, खुद होके बैठे हैं, पेन लाया है बच्चों ने, बुक लाया है, सामने चेयर है, और उसको जिस तरह से अब लगा एक आधे बच्चे में प्रॉब्लम होगा, तो सारी चेयर ढूंढी, सारी चेयर के पीछे फुल जान लगा के घस के था। अब ये प्रोसेस बच्चों ने कैसी करी? स्पॉन्टेनियस। कुछ बच्चे तो खा रहे थे, ठीक है। क्या उनके घर वालों ने बोला कि, उनके घर वालों ने बोला, क्या बोला उनके घर वालों ने? हाँ ठीक है, उनके घर वालों ने बोला बच्चों, क्या बोला उनके घर वालों ने? नहीं नहीं, कि भाई तेरे को घर पे खाने के लिए नहीं, तू वहां पे जाके पे नहीं खा लेना, ऐसा बोला क्या? नहीं, वो खुद होके खा रहे। ऐसी कितनी सारी प्रोसेसेस है। उन्होंने देखा कि जब क्लास में बच्चे बैठे थे और टीचर क्लास में थे, तो बच्चे सब बराबर ऐसे एक लाइन में बैठे थे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इसको बोलते हैं ऑर्डर। क्या ऑर्डर में बैठे थे? 3/4। क्या ऑर्डर में बैठे थे? 3/4। 3/4 के ऑर्डर में बैठे थे। जैसे ही टीचर गए और बच्चे अभी क्या हो गए? चल रहे जाबाशी थे जाबाशी, है ना। अब ऑर्डर रहा क्या? क्या हो गया? डिसऑर्डर, है ना। जब ये इस तरह की अरेंजमेंट होती है तो हम कहते हैं ऑर्डर, और यहां पे क्या है? डिसऑर्डर, है ना। उसी तरह पेन खाना भी एक क्या है? डिसऑर्डर। चेयर पे लिखना क्या है? डिसऑर्डर। और उन्होंने देखा कि शांत ऐसे शिस्तमध्ये आपण ज्याला म्हणतो, ये बच्चे खुद होके बैठते क्या? खुद होके बैठते क्या? नहीं। यू कैन चेक, इज देयर एनी ऑर्डर? नो, खुद होके नहीं बैठते, लेकिन डिसऑर्डर में खुद होके जाते। और इसीलिए फिर कॉन्सेप्ट बनाया कि जहां जहां डिसऑर्डर बढ़ेगा, इस डिसऑर्डर को, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं रैंडमनेस। क्या कहते हैं इसको? रैंडमनेस। इसलिए उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया कि जहां जहां रैंडमनेस बढ़ेगी, जहां जहां डिसऑर्डर बढ़ेगा, वो सारे बच्चे, वो सारी चीजें वर्धा के बच्चे कैसे करेंगे? खुद होके करेंगे। और अगर वो खुद होके करेंगे, इसीलिए उन्होंने बताया कि जिस प्रोसेस में रैंडमनेस बढ़ेगी, जिस प्रोसेस में डिसऑर्डर बढ़ेगा, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, और वो प्रोसेस कैसी होंगी? स्पॉन्टेनियस। और इसीलिए उन्होंने एक नई टर्म लाई ये डिसऑर्डर गिनने के लिए, है ना। टीचर रहने के बावजूद भी कुछ बच्चे थोड़ा सा डिसऑर्डर दिखा रहे थे, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी थोड़ी बहुत रैंडमनेस थी, लेकिन टीचर जाने के बाद रैंडमनेस बढ़ गई। तो मेजर ऑफ रैंडमनेस क्या हुआ? बढ़ा। तो इसीलिए उन्होंने इस मेजर ऑफ रैंडमनेस को नाम दिया एंट्रोपी। कौन सी ट्रॉपी? एंट्रोपी। और जिस प्रोसेस में एंट्रोपी, व्हाट इज एंट्रोपी? मेजर ऑफ रैंडमनेस। Entropy is denoted by S, and what is this? Measure of randomness. Measure of randomness of system. Measure of randomness of system is called entropy. Measure of randomness of system is called entropy. और जिस प्रोसेस में रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस मतलब एंट्रोपी, रैंडमनेस बढ़ी तो क्या होगा? समझो फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं आइस। आइस के मॉलिक्यूल शांत बैठे होते हैं, ना इधर देखते ना उधर देखते, बेचारे बैठे रहते। लेकिन पानी के थोड़े टहलते हैं, है ना। और गैस के उनका तो उधर से छोड़ी इधर, अरे जाती है ना, जाती है नहीं जाती है। ऑक्सीजन का इधर प्रोड्यूस हो रहा है, वो उधर छोड़ रहे, वो सामने के पेड़, है ना, अपने को इधर मिल रही है। तो क्या हो रहा है? गैस शांत बैठते नहीं,
ठीक है, तो उसमें रैंडमनेस कैसी होती है, बहुत ज्यादा। रैंडमनेस कैसी होती है, बहुत ज्यादा। और इसीलिए मैं क्या कहूं, आइस जो कौन सी स्टेट में, सॉलिड, इसकी रैंडमनेस सबसे कम, तो सबसे कम है इसकी रैंडमनेस, इसीलिए इसकी एंट्रोपी भी सबसे कम। एंट्रोपी जिसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, एस। तो सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम, लिक्विड की उससे ज्यादा, और गैस की सबसे ज्यादा। और इसीलिए मैं क्या लिखूं, एस गैस इज ग्रेटर देन एस लिक्विड इज ग्रेटर देन एस सॉलिड। ठीक है, और ऐसा पाया गया, अभी अभी हमने देखा कि जिस जिस प्रोसेस में क्या बढ़ रही है, एंट्रोपी, वो प्रोसेस कैसी है, खुद होके। अब जब एंट्रोपी बढ़ेगी बच्चों, जैसे मेरे पास है सॉलिड, और सॉलिड का जब लिक्विड बनेगा, जैसे हमने एग्जांपल दिया H2O सॉलिड, that H2O solid is get converted into H2O liquid, that is ice is get converted into water, ice is get converted into water। तो जब आइस का कन्वर्शन काय में होगा, वाटर में होगा। आइस इज गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन, और इसी को हम कहते हैं मेल्टिंग। और इस फ्यूजन की प्रोसेस में जब आइस का कन्वर्शन काय में होगा बच्चों, वाटर में होगा। व्हेन द आइस इज गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, ice is get converted into water, that H2O solid, that ice is get converted into water, process is called fusion, या इसी को हम कहते हैं मेल्टिंग। इस प्रोसेस में क्या होगा, पहले एंट्रोपी, सॉलिड था तो पहले एंट्रोपी कम थी, लिक्विड बना तो एंट्रोपी बढ़ी। मैं अगर कहूं कि उसकी जो एंट्रोपी थी, वो पहले उसकी एंट्रोपी S1 इनिशियल एंट्रोपी 5 थी समझो, और फाइनल एंट्रोपी है 12। अब बताओ उसकी एंट्रोपी बढ़ी कि कम हुई, बढ़ी, क्योंकि सॉलिड का क्या बना, लिक्विड। अब क्या हुआ, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इज गिवन बाय S2 माइनस S1, फाइनल माइनस इनिशियल, 12 माइनस 5 is equal to plus 7, so that delta S is equal to plus 7, delta S is equal to plus 7, that is the change in entropy, delta S is equal to plus 7, that is the change in entropy। और इसकी जो चेंज इन एंट्रोपी है डेल्टा एस है, वो कितनी है, प्लस 7। समझ गए। अब ये हो गई बच्चों चेंज इन एंट्रोपी विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा एस। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, और निगेटिव है तो एंट्रोपी कम हो रही है। और अभी अभी हमने देखा कि जब एंट्रोपी बढ़ती है तो डेल्टा एस पॉजिटिव आता है, और प्रोसेस कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। और इसीलिए उन्होंने कंडीशन दी स्पॉन्टेनिटी के लिए, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस इज पॉजिटिव, तो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस इज नेगेटिव। So this is the condition for the spontaneity of reaction in terms of entropy. So when the delta S is positive, the process is spontaneous, and when the delta S is negative, the process is non-spontaneous. Do you understand? So keep in your mind, how many types of the processes? 2 types. When the delta S is positive, the process is spontaneous, and when the delta S is negative, the process is non-spontaneous. Do you understand? When the delta S is positive, the process is spontaneous, and when the delta S is negative, the process is non-spontaneous. How many types of processes? Which 2 types? Spontaneous and non-spontaneous. Do you understand? अब इससे देखते हैं कि डेल्टा एस पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस, यही वाली रिएक्शन है अपनी वाली, है ना। चलो वही वाली स्लाइड पे देखते हैं। देखो ये आइस टू वाटर, क्या हो रहा, आइस मतलब सॉलिड, एंट्रोपी कम, और लिक्विड हुआ मतलब ज्यादा, तो डेल्टा एस कैसा आएगा, पॉजिटिव। और अभी हमारा कॉन्सेप्ट हमने देखा कि व्हेन द डेल्टा एस इज पॉजिटिव,
द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिकली इट इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस। और इसीलिए वर्धा के बच्चों के स्टडी से वर्धा में होने वाली रिएक्शन क्या हो गई, प्रूव, है ना। जिसकी स्पॉन्टेनिटी कौन नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, डेल्टा एच, उसकी किसने एक्सप्लेन कर दी, डेल्टा एस, दैट इज एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। लेकिन अब सॉलिड का लिक्विड हो रहा तो यहां पे भी डेल्टा एस कैसा आएगा, पॉजिटिव, एंट्रोपी तो बढ़ ही रही, तो यहां पे भी प्रोसेस कैसी होनी चाहिए थी, स्पॉन्टेनियस, लेकिन प्रैक्टिकली कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट जम्मू कश्मीर में क्या हो गया, ये वर्धा में पास, लेकिन जेएंडके में फेल, डेल्टा एच वर्धा में फेल, तो जम्मू कश्मीर में पास। लेकिन अभी बच्चे तो पहले ही नादान, एक फॉर्मूला 10 बार पढ़ाने के बाद भी भूल जाते हैं। अब उनको कैसे पता चलेगा कि यार कहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, किसकी स्पॉन्टेनिटी काय के बेसिस पे निकालनी है, वहां पे कैसे पता चलेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, जेएसएन ज्वाइन किया, नो डाउट, और वहां पे उनको पता चला कि यार वहां पे एक ऐसा कोई तो भी कॉन्सेप्ट है कि तुम कहीं पे भी जाओ, वर्धा में जाओ, हिंगन घाट में जाओ, नागपुर में जाओ, जम्मू कश्मीर में जाओ कि और कहा जाओ, वहां पे सिर्फ कितना कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जरूरत थी। क्योंकि कुछ डेल्टा एच यहाँ पे सक्सेसफुल था तो यहाँ पे फेल, ये यहाँ पे सक्सेसफुल तो वहां पे फेल, और इसीलिए उन्होंने तीसरा कॉन्सेप्ट निकाला इन टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। क्योंकि इन दोनों में मेजर डिफरेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है वो काय का है, टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर हाई है और यहाँ पे टेम्परेचर लो, ये लो टी है और ये हाई टी है, बराबर। और इसीलिए उन्होंने बताया कि स्पॉन्टेनिटी 3 चीजों पे ऊपर डिपेंड कर रही, एक डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड टेम्परेचर। और इसीलिए उसने उन तीनों को ही मिक्स कर दिया, इन तीनों के बीच में ही एक रिलेशन डेवलप कर दिया, एंड दैट G इज इक्वल टू H माइनस TS। और ये जो G है, इस G को कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। G को क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, एंड दैट गिब्स फ्री एनर्जी इज डिनोटेड बाय G एंड इट इज इक्वल टू H माइनस TS। और व्हाट इज दिस गिव्स फ्री एनर्जी, जैसे हमारे बॉडी में अभी एनर्जी है, वी कैन कन्वर्ट दैट एनर्जी इनटू वर्क। लेकिन एक समय बाद हम जिंदा तो रहते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं रहती कि हम वर्क कर सके। जैसे अभी आपको दिन भर खाने को नहीं दिया और रात को भी 12 बजे तक खाने को नहीं दिया, और 12 बजे बोला चला था घर झाड़ू नागपुर में, तो फिर आप करेंगे क्या काम, नहीं, क्योंकि ठीक है पूरी ढाई से सो के रहेंगे आप घर पे, फिर आपको बोलेंगे यार अभी काम कर, तो करोगे क्या, नहीं। आप हो, अभी हो मतलब आपके बॉडी में एनर्जी है, लेकिन ऐसी एनर्जी नहीं है जिसका कन्वर्शन काय में हो सके, वर्क। तो अभी आपके बॉडी की खत्म हो गई क्या, गिब्स फ्री एनर्जी। What is Gibbs free energy? The amount of energy available in a system which can be converted into useful work. कोई भी वर्क पे हाथ उठाया वर्क, it is not a useful work. कौन सा वर्क, यूजफुल वर्क, ठीक है। That energy is called Gibbs free energy and it is denoted by G. बट हम एंथैल्पी की H की वैल्यू नहीं निकाल सकते, है ना। हम चेंज बता सकते हैं, आइस का पानी हुआ, हम बता सकते हैं एंट्रोपी बढ़ी, ये नहीं बता सकते यार कि कितनी थी ना कितनी है, बता सकते क्या एग्जैक्टली, नहीं। तो हम चेंज इन एंट्रोपी इजीली निकाल सकते हैं, एंट्रोपी की वैल्यू इजीली नहीं निकाल सकते। हम चेंज इन एंथैल्पी इजीली निकाल सकते हैं, एंथैल्पी की वैल्यू इजीली नहीं निकाल सकते। इसीलिए उन्होंने एक इस गिब्स के भाई थे या फ्रेंड थे या इसी का सरनेम था मुझे नहीं पता, हेल्महोल्ट्ज, इन दोनों ने मिलके, ठीक है, इन दोनों ने मिलके क्या किया, इन दोनों ने मिलके एक इसी को चेंज के फॉर्म में लिखा, एंड दैट चेंज इज डिनोटेड बाय डेल्टा G, एंड दैट डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S, ठीक है। जरी ऑनलाईन चालू असतं तरी तिथून मी इथं येऊ शकतो आणि यू नो वेरी वेल, ठीक है। सो हाँ,
तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, this is called Gibbs-Helmholtz equation, and that Gibbs-Helmholtz equation is denoted by delta G is equals to delta H minus T into delta S. That delta G is the Gibbs free energy change, Gibbs free energy change. Delta H is the change in enthalpy, and delta S is the change in entropy. Delta S is the change in entropy, delta H is the change in enthalpy, and delta G is the change in Gibbs free energy, or we can say it is the Gibbs free energy change. That Gibbs free energy change is denoted by delta G, and delta G is equals to delta H minus T into delta S. Delta G is equals to delta H minus T into delta S. So we have this equation, and this is called Gibbs-Helmholtz equation. Delta G is equals to delta H minus T into delta S. That is the change in the entropy. T is the temperature, delta H is the change in enthalpy. समझ गए सब लोग? This is the which equation बच्चों? Gibbs-Helmholtz equation. कौन सा इक्वेशन है ये? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. आफ्टर हैविंग दिस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे. गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी एंड ऑल. चलो आगे. अब क्या होगा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट करके हमें डेल्टा जी की वैल्यू मिलेंगी. अभी मैंने बताया कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट हुई ऐसी एनर्जी है जिसका कन्वर्शन हम टाइम में कर सके यूजफुल वर्क. अब जब हम कोई काम खुद होके करते हैं, है ना, शादी में जाते हैं मस्त नाचते हैं, फुल नाचते हैं, पूरी जान लगा के नाचते हैं, और जैसे भी नाचना खत्म हो गया खाना खाते हैं. खाना खाने के बाद क्या करते हैं? सोते हैं. बराबर है ना? नहीं, ठीक है, असते एक्सेप्शन, ठीक है, पर बहुत मतलब उसमें क्या हो रही है, प्रोसेस खुद होगी की. अब उसके बाद अगर उसको बोला कि अभी और तू कौन सा काम कर अभी, तो करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि उसके बॉडी की क्या कम हो गई? एनर्जी. कौन सी? गिब्स फ्री एनर्जी, जो काम में कन्वर्ट हो सकती थी वर्क, और प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हुई, तब उसकी शुरू की गिब्स फ्री एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन फाइनल की गिब्स फ्री एनर्जी बहुत कम थी, है ना. समझो 30 जूल. अब चेंज जो है क्या आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, G2 माइनस G1. अब G2 मधून G1 गेला, G2 किती आहे? 30, G1 100, इट इज -70. ठीक है. तो अब ये कैसे हुआ? क्योंकि बहुत ज्यादा थी एनर्जी, है ना. एखादा पहले एडमिट पेशेंट ना, वो नाचेगा क्या? नहीं, वो खुद होके नहीं करेगा, उसकी पहले ही कम है. पहले नाचेगा कौन? जिसकी पहले बहुत ज्यादा है और बाद में कम. दैट प्रोसेस अकर्स स्पॉन्टेनियसली. और इसीलिए कंडीशन दी गई स्पॉन्टेनिटी के लिए कि व्हेन द डेल्टा जी इज नेगेटिव द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. और फिर ये फाइनल कंडीशन बनी. क्या फाइनल कंडीशन बनी बच्चों स्पॉन्टेनिटी के लिए? फाइनल कंडीशन ये बनी कि व्हेन द डेल्टा जी इज नेगेटिव, व्हेन द delta G is negative, the process is spontaneous, and when the delta G is positive, the process is non-spontaneous. So tell me, when the delta G is negative, the process is spontaneous, and when the delta G is positive, the process is non-spontaneous. This is the final condition for the spontaneity of chemical reaction. What is the final condition for the spontaneity of chemical reaction? Do you understand? When the delta G is negative, the process is spontaneous, and positive to non-spontaneous. Do you understand?
So that are the conditions we can say. This is the final condition for the spontaneity of reaction. ठीक है. नाउ अभी इन तीनों को हम कंडीशन को कंसीडर कर लेंगे कि स्पॉन्टेनियस, अब डायरेक्टली ध्यान में रखना, स्पॉन्टेन, नॉन स्पॉन्टेन. ठीक है. स्पॉन्टेनियस के लिए सबसे पहली कंडीशन हमने किसकी दी थी? डेल्टा एच. स्पॉन्टेनियस डेल्टा एच निगेटिव तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस. दूसरी डेल्टा जी की लिखेंगे, वो भी वैसी ही है. एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस बच्चों. दूसरी कंडीशन है हमारी किसकी? डेल्टा जी की. ये भी डेल्टा जी निगेटिव तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस. और तीसरी कंडीशन है काय की? डेल्टा एस, एंट्रोपी. एंट्रोपी जब डेल्टा एस पॉजिटिव रहेगा तो स्पॉन्टेनियस और निगेटिव रहेगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस. तो इन दिस वे वी कैन हैव दिस थ्री कंडीशन फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस. अब डिपेंडिंग अपॉन दैट कोई भी प्रोसेस है, अभी जो प्रोसेस हो रही थी डेल्टा जी की, अभी अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर किया, कन्वर्शन ऑफ H2O सॉलिड टू H2O लिक्विड इन वर्धा एंड इन J&K. वर्धा में क्या है? टेम्परेचर हाई है. तो हमारा जो डेल्टा जी है इसके लिए हमने देखा कि डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है. अब हमारे पास जो इक्वेशन है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस. इसमें दोनों पॉजिटिव है तो मैं दोनों की वैल्यू प्लस टू अगर कंसीडर करूं तो ये डिपेंड करेगा काय के ऊपर? टेम्परेचर. टेम्परेचर अगर माइनस में रहा, मतलब कम रहा, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा. और डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएंगी? पॉजिटिव. और इसीलिए J&K में टेम्परेचर माइनस में रहता है, माइनस में रहता है, तो इसीलिए इसकी डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएंगी? पॉजिटिव. और यहां पे टेम्परेचर कैसा रहता है? प्लस. तो जब ये प्लस रहेगा तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? माइनस. और किसी से तो भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, समझो 2 से भी मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2 4, 2 माइनस 4 माइनस 2. तो इसकी वैल्यू डेल्टा जी की हाई टेम्परेचर पे क्या आएंगी? माइनस. और डेल्टा जी की वैल्यू माइनस है तो यहाँ पे रिएक्शन कैसी होंगी? स्पॉन्टेनियस. और यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस. दोनों जगह किसने एक्सप्लेन किया? डेल्टा जी. दोनों जगह किसने एक्सप्लेन किया? डेल्टा जी. यहाँ पे निगेटिव आ रही इसलिए स्पॉन्टेनियस, यहाँ पे पॉजिटिव आ रही इसलिए नॉन स्पॉन्टेनियस. डू यू अंडरस्टैंड? एंड सो इट इज द यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट फॉर द सेम रिएक्शन आइस इनटू वाटर. वहां पे नॉन स्पॉन्टेनियस, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट भी नॉन स्पॉन्टेनियस, प्रैक्टिकली भी नॉन स्पॉन्टेनियस. यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट स्पॉन्टेनियस एंड प्रैक्टिकली भी स्पॉन्टेनियस. समझ गए? दोनों जगह ये कॉन्सेप्ट लगा. ठीक है. और इसीलिए हम इसको लर्न ही कर लेंगे अभी, मतलब डायरेक्ट आंखों से आंसर आता है. कैसे? आंखों से. इसीलिए मैं 3 कंडीशन यहाँ पे 4 कंडीशन कंसीडर कर रहा हूं, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस. उसके बाद हाई टेम्परेचर पे, मतलब वर्धा में, और लो टेम्परेचर पे कैसी कंडीशन कंसीडर करना है बच्चों? जैसे अभी ये इक्वेशन में दोनों क्या आ गया? पॉजिटिव पॉजिटिव. इसकी रिवर्स रिएक्शन अगर कंसीडर करेंगे तो दोनों क्या आएगा? निगेटिव निगेटिव. कभी ऐसा हो सकता है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, या दूसरा हो सकता है ये निगेटिव ये पॉजिटिव. तो कितनी कंडीशन हो गई? 4. कौन सी? पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव. ये 4 कंडीशन हो सकती है. और जब टेम्परेचर कैसा होता है? हाई. तो हाई टेम्परेचर पे ये अभी अपनी पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब कौन सा एग्जांपल है? आइस टू वाटर, बर्फाचं पानी. ठीक है. ये रिएक्शन है. हमें पता है ये रिएक्शन वर्धा में बर्फाचं पाणी वर्धेत स्वतःहून होते का? हो. म्हणजे वर्धा म्हणजे कोणतं टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर. पॉजिटिव पॉजिटिव म्हणजे बर्फाचं पानी है ना. वर्धा में होता है क्या खुद होके? हाई है ना. हो रहा है मतलब स्पॉन्टेनियस, मतलब डेल्टा जी निगेटिव हाई टेम्परेचर पे, और यहां पे इधर निगेटिव तो उधर पॉजिटिव.
स्पॉन्टेनियस, इधर नॉन स्पॉन्टेनियस। तो उल्टी रिएक्शन के लिए उल्टा करना, ये निगेटिव तो इधर पॉजिटिव, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, और इधर निगेटिव, उधर खुद होके बर्फ बनता है, स्पॉन्टेनियस उल्टी रिएक्शन। अब इधर ध्यान दो, डेल्टा एच पॉजिटिव, इसमें कैसा था, कंफ्यूजन था, क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव क्या कहता है, देखो आगे, डेल्टा एच पॉजिटिव क्या कहता था, नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एस पॉजिटिव क्या करता था, स्पॉन्टेनियस। तो इसमें एक बोलता था स्पॉन्टेनियस ने, एक बोलता था नॉन स्पॉन्टेनियस। इसमें भी डेल्टा एच निगेटिव बोलता था स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एस निगेटिव बोलता था नॉन स्पॉन्टेनियस। इसलिए एक बार उन्होंने इसका माना, एक बार उन्होंने उसका माना, एक बार लो टी पे नॉन स्पॉन्टेनियस, हाई टी पे स्पॉन्टेनियस, यहाँ पे भी हाई टी पे नॉन स्पॉन्टेनियस और लो टी पे स्पॉन्टेनियस। लेकिन जब क्या हुआ, डेल्टा एच पॉजिटिव का कहना है नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एस निगेटिव का भी कहना है, तो दोनों का एक ही है कहना, क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो सच रिएक्शन विल बी ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, बराबर। अब इसको देखेंगे, डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एच निगेटिव, जल्दी, डेल्टा एच निगेटिव एंड डेल्टा एस पॉझिटिव्ह, चांगलं पहा, दोनों, तो दिस रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, always spontaneous at all temperature. Do you understand? So in this way we have the two types of the processes, that is the spontaneous and non-spontaneous. Do you understand? ऐसा है बच्चों, हमारे पास दो तरह की प्रोसेसेस है, वन इज अ स्पॉन्टेनियस, another is a non-spontaneous. समझ लो, these are the condition for the spontaneity of reaction. After discussing this condition for the spontaneity of reaction, कुछ छोटे मोटे टॉपिक से 5-10 मिनट हम ले लेंगे, विषय को आज खत्म कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है सब लोग? Actually it was the last topic, but there are the some things also. One is the standard condition. What is standard condition? Already we have seen temperature 298 Kelvin, pressure 1 atmosphere or 1 bar, and concentration 1 molar. इस कंडीशन पे जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी रहता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। और अभी जो हमने देखा है वो सिर्फ क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, वो स्टैंडर्ड नहीं है, सिर्फ क्या है वो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। और टेम्परेचर चेंज होने से अभी हमने देखा रिएक्शन आगे या पीछे जा सकती है, और आगे या पीछे गई तो उसके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो सकता है, चेंज। कोई भी रिएक्शन है हमारे पास, ए गिव्स बी, ऐसी रिएक्शन है, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो रेशो रहता है, उसी को हम उसका कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्या कहते हैं, रिएक्शन कोशेंट। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट। और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है, व्हेन reaction is in equilibrium, when that reaction is in equilibrium, that reaction quotient is denoted by K। क्योंकि इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों का रेट क्या रहता है, सेम, और दोनों का रेट सेम होने की वजह से जितने हैं उतने ही रहते, कोई चेंज नहीं होता।
तो क्यू की वैल्यू चेंज नहीं होती, क्यों नहीं चेंज नहीं होती, इसलिए कांस्टेंट। और कौन सी कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन, और इसीलिए उसको कहते हैं कौन सा कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। It is called which constant, equilibrium constant. So there is relationship between delta G and delta G0. Delta G is equals to delta G0 plus RT ln, ln मतलब log to the base e, or if you use the log to the base 10, then 2.303 RT log of q to the base 10. This is the relationship between delta G and delta G0. R is a ideal gas constant. Its value is 8.314 joule per Kelvin per mole. But under the equilibrium condition, under equilibrium condition, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 एंड क्यू इज इक्वल टू के, और इसीलिए डेल्टा जी की वैल्यू हमने 0 रखी। दिस इज द डेल्टा जी 0 प्लस 2.303 आर टी log of q to the base 10, and so we get here अब डेल्टा जी 0 इज इक्वल टू, या ये माइनस हो जाएगा एंड वी गेट दिस इक्वेशन, क्यू की जगह क्या आएगा अभी के, ठीक है। वी गेट डेल्टा जी 0 इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के टू द बेस 10। This is the formula we get for the delta G0. Delta G0 is equals to minus 2.303 RT log of K to the base 10. We get this relationship between delta G and delta G0. और एक कुछ फॉर्मूला ध्यान में रखना, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। और अभी अभी हमने देखा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है, बढ़ती है मतलब डेल्टा एस क्या आता है, पॉजिटिव, और इसी से एक लॉ बना जिसका नाम है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वो कहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस, ठीक है। अभी हमने देखा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है, सिर्फ उसने क्या लगाया, यूनिवर्स लगाया, कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड व्हिच लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और इसीलिए बढ़ रही है मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, और इसीलिए उसके लॉ के अनुसार एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0। But entropy of universe is equals to entropy delta S of system plus delta S of surrounding is greater than 0, ठीक है। That is what delta S of system plus delta S of surrounding is equal to delta S of universe. Do you understand? So keep in your mind delta S of system plus delta S of surrounding is greater than 0. That is entropy of universe increases in the course of every spontaneous process. Do you understand? That is delta S of system plus delta S of surrounding is greater than 0. This is the again second law, and we have seen entropy is directly proportional to the temperature and change in entropy is inversely proportional to the temperature. हमने देखा टेम्परेचर बढ़ा है, सॉलिड का लिक्विड बना, लिक्विड का गैस, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉलिड का लिक्विड बन रहा है, मतलब एंट्रोपी भी बढ़ रही है, तो कम होगा तो कम होंगी, और इसीलिए एक इतना टेम्परेचर होता है दैट इज कॉल्ड व्हिच केल्विन, 0 केल्विन। इस 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है, 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। गैस का टेम्परेचर कम किया, लिक्विड बना, लिक्विड का कम किया, सॉलिड बना,
गैस था उड़ रहा था, एंट्रोपी सबसे ज्यादा, लिक्विड बना कम, सॉलिड बना और कम। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बन गया, लेकिन -10 पे तगड़ा आइस, -100 पे एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड, नो मूवमेंट विल बी देयर, बट -273 पे इतना सा भी कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा, और कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा तो एंट्रोपी कितनी रहेंगी? 0। सो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड विच टेम्परेचर? एब्सोल्यूट जीरो। एंड एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी? 0। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, द एंट्रोपी ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, द एंट्रोपी ऑफ perfectly ordered crystalline solid, perfectly ordered crystalline solid is 0 at absolute zero temperature. At absolute zero temperature, S at 0 Kelvin is equal to 0. ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक फॉर्मूला ये भी लिख लेना, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम अपॉन टी। डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम अपॉन टी। In this way, we have covered the maximum unit of thermodynamics. कुछ एक आधा टॉपिक रहा होगा तो रहा होगा। सो इन दिस वे वी क्लोज हेस लॉ। तो हेस लॉ का स्टेटमेंट था कि क्या था हेस लॉ? कि वेदर द रिएक्शन अकर्स इन वन स्टेप और इन अ नंबर ऑफ स्टेप, व्हाट हैपेंड? द एंथैल्पी चेंज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, दैट इज व्हिच लॉ? हेस लॉ। उसके एप्लीकेशन उसके क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा ही है। आपको अगर कुछ क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेना। थ्योरी पूरी कवर हो गई, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना उसकी हिंट भी दी है, बाकी क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। तो इस तरह हमारा और एक यूनिट सीरीज का कंप्लीट हो रहा है जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट द वन वेरी गुड यूनिट, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चाहिए ना भाई? सो वी आर स्टार्टिंग अवर नेक्स्ट यूनिट। जो भी लोग अब्सेंट है उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए आ जाओ, आप भी लोग थोड़ा बता दो, सो दैट वी कैन कंप्लीट अवर नेक्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।